बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रुप्स ऑफ परमुटेशंस। लेट ए हमारे पास कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट है। लेट ए बी अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ए कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट है एंड लेट एस जो है ये हमारे पास कलेक्शन है collection of all bijective mappings of A. मैपिंग्स ऑफ ए मतलब कि अगर f कोई फंक्शन है हमारे पास a से a तक जो कि बाइजेक्टिव है तो वो इस s में होगा। a कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट था और s हमारे पास उन तमाम बाइजेक्टिव फंक्शंस की कलेक्शन है जो हमने a से a तक डिफ़ाइन किए हैं। तो s जो होगा वो हमारे पास एक ग्रुप होगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, अगर एक फंक्शन हम g लें a से a तक, इन दोनों को कंपोज करें तो ये भी एक फंक्शन होगा a से a तक और वो बाइजेक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये सेट अंडर दिस ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये क्लोज है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारे पास एक मौजूद है डिफाइंड बाय आई ऑफ x इज़ इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब क्योंकि f बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा। f a से a तक था तो इन्वर्स भी a से a तक होगा। तो इसका मतलब ये है अगर ये बाइजेक्टिव है और a से a तक फंक्शन है तो s में होगा। अब हर फंक्शन का इन्वर्स भी है, तो इसका मतलब ये है कि s जो है ये हमारे पास एक ग्रुप है और उस पर हमने ऑपरेशन क्या डिफ़ाइन किया है कि हम फंक्शंस को कंपोज करेंगे। अब s ग्रुप है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप या ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ग्रुप ऑफ परमुटेशंस या सिमेट्रिक ग्रुप ऑन ए। अगर कोई भी हमारे पास परमुटेशन है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्ट ऑफ f से क्या मुराद है। कोई भी फंक्शन f है तो ये उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू x। यानी वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए हम इनपुट दें फंक्शन में तो आउटपुट में वही हमें ना मिले, कोई डिफरेंट एलिमेंट हमें आउटपुट में मिले। इसे हम कहते हैं स्पोर्ट ऑफ f, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर मूव्ड बाय f। which are moved by f। यानी मूव्ड बाय f से मुराद ये है कि हम फंक्शन अप्लाई करें तो जो इनपुट है वो आउटपुट ना हो, डिफरेंट आउटपुट हो। अब कोई भी हमारे पास एक मैपिंग है जिसे हम कहेंगे फिनिटरी परमुटेशन। फिनिटरी परमुटेशन कोई भी मैपिंग है हमारे पास अ परमुटेशन फाई इन S is said to be finitary, is said to be finitary if and only if। दो तरह से हम कह सकते हैं, या तो इस जो स्पोर्ट ऑफ फाई है वो फाइनाइट हो, या फाई जो है वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही मूव करे। इफ़ एंड ओनली इफ इट मूव्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि जो फाई स्पोर्ट ऑफ फाई है वो फाइनाइट सेट हो, या फाई जो है वो सेट के फाइनाइट एलिमेंट्स को ही मूव करे और बाकी तमाम एलिमेंट्स को फिक्स कर दे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू n, या इनफाइनाइट सेट है फॉर एग्जांपल
2 इनपुट देते हैं तो आंसर 3 आ जाए, 3 इनपुट दें आंसर 2 आ जाए, और बाकी सब के लिए जो इनपुट है वही आउटपुट हो। तो सपोर्ट ऑफ फाई में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 और 3। मतलब फाई जो है वो इन दो एलिमेंट्स को ही मूव करता है, बाकी तमाम एलिमेंट्स को उसने फिक्स कर दिया है, और ये फाइनाइट है। तो फाई जो मैपिंग होगी वो हमारे पास फिनिटरी मैपिंग होगी। अब अगर ए फाइनाइट सेट है, इफ़ ए इज़ फाइनाइट, तो हर मैपिंग हमारे पास फिनिटरी मैपिंग होगी इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट। then every permutation of A is finitary। और अगर A जो है वो इनफाइनाइट सेट है तो हम द कलेक्शन A इनफाइनाइट है, द कलेक्शन S डैश ऑफ ऑल finitary permutation of A is a subgroup of S। और इनफैक्ट ये इसका नॉर्मल सबग्रुप होगा। ए अगर इनफाइनाइट सेट है तो उस पर जितनी भी परमुटेशंस हैं उनमें से जो फिनिटरी परमुटेशंस हैं उनकी एक अलग कलेक्शन बना ली जाए एस डैश, तो वो एस का सबग्रुप होगा और एस का नॉर्मल सबग्रुप भी होगा। और अगर सेट फाइनाइट होगा तो फिर हर परमुटेशन जो है वो फिनिटरी परमुटेशन है। हम यहाँ पर सिर्फ फाइनाइट सेट्स पर जो परमुटेशंस डिफाइन करेंगे उन्हीं की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ए कोई भी सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू n, तो जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा उसका ऑर्डर होगा हमारे पास n फैक्टोरियल, और जो n है वो इस सिमेट्रिक ग्रुप की डिग्री होगी। डिग्री से मुराद ये है कि जिस सेट पर हम परमुटेशंस डिफाइन कर रहे हैं उसमें n एलिमेंट्स हैं। द नंबर n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ Sn। अगर कोई भी सेट A है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू n, और हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं या हम अब 1 जो है टोटल हमारे पास n एलिमेंट्स हैं जो आउटपुट के तौर पर आ सकते हैं, तो जो 1 है वो इन n में से किसी एक एलिमेंट पर मैप हो सकता है। मतलब कि 1 के लिए हमारे पास टोटल n चॉइसेस हैं, n एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट आ सकता है 1 2 3 अप टू n, इन n में से कोई एक आ सकता है, यानी n चॉइसेस हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन है तो जो आएगा एलिमेंट वो दोबारा नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि 2 के लिए हमारे पास n-1 चॉइसेस होंगी, क्योंकि एक पहले आ चुका है, पीछे बच जाएंगे n-1। 3 के लिए n-2, तो इसका मतलब ये है पहले एलिमेंट के लिए n चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2 और आखिरी के लिए 1, तो ये n फैक्टोरियल। टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस हम A पर डिफाइन कर सकते हैं, और उनकी जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल। एक डेफिनेशन हम छोड़ गए हैं, वो ये है कि अगर हम किसी भी इनफाइनाइट सेट पर तमाम परमुटेशंस कंसीडर करें तो उसे हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सिमेट्रिक ग्रुप। अगर हम एस पर इनफाइनाइट सेट पर तमाम परमुटेशंस कंसीडर करें और अगर हम उसका सब ग्रुप लें एस डैश जो कि फिनिटरी परमुटेशंस हैं, तो वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड सिमेट्रिक ग्रुप होगा। तो ये एस डैश क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड सिमेट्रिक ग्रुप। अब हमने बात की कि हम एक सेट पर टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस डिफाइन कर सकते हैं और उनकी जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है। और हम किस तरह से लिखेंगे किसी भी परमुटेशन अल्फ़ा को, यहाँ 1 2 3 और n नोटेशन हम जो मर्ज़ी यूज़ करें, हम इसे
ये हम यहाँ पर ये नोटेशन यूज़ करेंगे, 1 को पहले लिखेंगे और अल्फ़ा को बाद में। और ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस एन है, जो कि एक परमुटेशन है हमारे पास। अब अगर हम एक और परमुटेशन कंसीडर करें बीटा, तो हम उस बीटा को लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अगर हम यहाँ इस परमुटेशन को देखें तो 1 जो है वो किसी एलिमेंट पर मैप होगा, या तो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि 1 जो है वो 3 पर मैप हुआ है, 1 जो है वो 3 पर मैप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 3 की जगह मैं 1 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 को अल्फ़ा पर अप्लाई करें तो आंसर 3 आता है। अब यहाँ पर भी 3 है, और अगर मैं इसी 3 पर बीटा को अप्लाई करूं तो अब 3 क्योंकि इसके बराबर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस 3 को हम अल्फ़ा की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हमें यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 अप टू n है, ये इन्हीं में से कोई एलिमेंट है। अल्फ़ा 1 पर अप्लाई करें तो इनमें से कोई एक एलिमेंट आ जाएगा, अल्फ़ा को 2 पर अप्लाई करें तो इनमें से कोई एक एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा इज़ इक्वल टू 1 पर अल्फ़ा को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि 1 पर अल्फ़ा को अप्लाई करें तो ये 3 के बराबर था। तो यहाँ जब हम 3 पर बीटा को अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1 अल्फ़ा और उस पर अप्लाई होगा बीटा। सिमिलरली इस हम कह देते हैं जो 1 है वो 2 पर मैप हो गया, तो 1 की जो 1 है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 2 इज़ इक्वल टू 1, और ये लिखा जा सकता है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि हमने ऐसा इसलिए ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6 या अप n, इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा, और जो भी एलिमेंट होगा उस पर बीटा को अप्लाई करेंगे, और यही हमारे पास फंक्शन है, परमुटेशन है, अल्फ़ा और इस पर बीटा। और इसी तरह इन जनरल हम लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा 1 पर अप्लाई हो या 2 पर अप्लाई हो या 3 पर या n पर, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5 अप टू n, इनमें से कोई एक नंबर हमें आंसर में मिलेगा, और अगेन हम उस पर फिर बीटा को अप्लाई करेंगे। अब अगर हम कोई सी भी दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर है, ये दो परमुटेशंस हैं, उनको जब कंपोज करेंगे तो वो अगेन एक हमारे पास परमुटेशन ही होगी, एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। अगर हम अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 एंड n, और अभी हमने कहा था कि हम अगर यहाँ अल्फ़ा ऑफ 1 रखें तो यहाँ फिर हमें बीटा को अल्फ़ा ऑफ 1 पर अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 n, सॉरी अब अगर हम यहाँ गौर करें तो 1 जो है
वो इस पर मैप हुआ और ये जो एलिमेंट है वो इस पर मैप हो रहा है। जब कंपोज करेंगे तो इसका मतलब ये है 1 जो है वो इस एलिमेंट पर मैप होगा, क्योंकि अगर हम देखें पहली परमुटेशन में अगर हम x पर अल्फ़ा को अप्लाई करें तो वो बराबर हो, और फिर उसके ऊपर बीटा को अप्लाई करें, या हम x पर पहले अल्फ़ा अप्लाई होगा और फिर बीटा, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो इस एलिमेंट पर मैप हो रहा है। अब 1 जो है वो इस एलिमेंट पर मैप हुआ और ये एलिमेंट जब यहाँ जाएगा और बीटा अप्लाई होगा तो इस एलिमेंट पर मैप होगा, तो जब कंपोज करेंगे तो 1 जो है वो इस एलिमेंट पर मैप होगा। सिमिलरली जो 2 है वो इस एलिमेंट पर मैप होगा। हम ये कर रहे हैं कि हमने इन दो परमुटेशन में इस रो और इस रो को सेम बनाया सबसे पहले, और फिर इन दो रोज़ को ख़त्म करके ये रो और ये रो इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक नई परमुटेशन बनेगी जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। सॉरी, n अल्फ़ा और बीटा। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कंसीडर करें हमारे पास एक परमुटेशन है 1, 2 और 3, और 1 जो 3 पर मैप हो रहा है, 2 जो है वो 1 पर और जो 3 है वो 2 पर। ये एक परमुटेशन है। अगेन हमारे पास एक परमुटेशन है 1, 2 और 3, 2, 3 और 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रो को और इस रो इन दोनों को सेम बनाएंगे। रीअरेंज करें तो 3 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 3 है और 1 के नीचे 2 है। अब ये 1 है और ये किसके बराबर है, 1 पर अल्फ़ा अप्लाई हुआ तो आंसर 3 आया। तो क्या मैं 3 की जगह ये लिख सकता हूँ? सिमिलरली 2 जो है 1 पर मैप हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी 2 जो है वो हमारे पास 1 पर मैप हुआ। हमें यहाँ पहले 1 लिखना होगा, यहाँ पर 2 और 3। अब 2 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है तो हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं, और जो 3 है वो 2 पर मैप हो रहा है तो 2 की जगह ये लिखा जा सकता है। तो हमने इन दो रोज़ को सेम बनाया है। नेक्स्ट हम सिर्फ क्या करेंगे कि हम इस रो को और इस रो को कंबाइन कर लेंगे, 1, 2, 3। और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। अगर हम इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम पहली परमुटेशन में देखें तो यहाँ पर 1 जो है वो 3 पर मैप हुआ है, और अगर हम दूसरी परमुटेशन को देखें तो वहाँ 3 जो है वो 1 पर मैप हुआ है, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो 1 पर मैप होगा। जब हम इन्हें कंपोज करेंगे तो 1 जो है वो 1 पर मैप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ लिखें कि ये 1 है, ये हमारे पास 3 है और ये 1, तो 1 3 पर मैप हुआ, 3 1 पर। जब कंपोज करेंगे तो 1 1 पर मैप होगा। सिमिलरली 2 1 पर मैप हुआ है और 1 जो है वो 2 पर, तो 2 जो है वो 2 पर मैप होगा। 3 2 पर मैप हुआ, और यहाँ हम देखें तो हमारे पास 2 जो है वो 3 पर मैप हुआ था, तो जो 3 है वो 3 पर मैप होगा। इस तरह से हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इन जनरल अल्फ़ा बीटा को लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा, क्योंकि जो अल्फ़ा है वो बराबर था इसके, और जो बीटा है वो बराबर था हमारे पास इस चीज़ के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इन जनरल ये बनेगा। अब ये क्लोज भी है, अब हमारे पास ये जो ग्रुप, ये सेट जो है Sn वो क्लोज भी है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है वो अगेन हमारे पास एक परमुटेशन है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है।
इसके अलावा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करें कि जो इनपुट है वही हमारे पास आउटपुट है, n जो है वो n पर मैप, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी हमारे पास एस एन का ही एक एलिमेंट है क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अगर हम इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि हम अल्फ़ा और अल्फ़ा इन्वर्स इन दोनों को कंपोज करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आए। अगर हम बात करें कि अल्फ़ा जो है वो बराबर था फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 और यहाँ 3 1 और 2, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ये अल्फ़ा है। हम एक फ़र्ज़ी एलिमेंट बना लेंगे x y और z। अगर ये अल्फ़ा है, ये इसका इन्वर्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू z होगा, 2 गोज़ टू 1 है, 1 गोज़ टू x, 3 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू y। अब ये दोनों परमुटेशंस जो हैं ये सेम हैं, तो इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो z इज़ इक्वल टू 1 आएगा। इसके अलावा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आएगा और y इज़ इक्वल टू 3 आएगा। तो अल्फ़ा का इन्वर्स जो है वो बराबर होगा 1 2 3, x इज़ इक्वल टू 2 है, y इज़ इक्वल टू 3 है और z इज़ इक्वल टू 1 है। ये इसका इन्वर्स है। एक हम डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, इसका इन्वर्स फाइंड करें तो वो y से z होता है, इन्वर्स y से z। अब यहाँ अगर हम बात करें f की तो या अल्फ़ा की, वो x से x तक फंक्शन है, तो इन्वर्स जो है वो भी x से x तक ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे पास रो, जो नीचे रो है उसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जो ऊपर रो है उसे नीचे शिफ्ट कर देंगे इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो अल्फ़ा इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1 3 1 2 और 1 2 3। इनको रीअरेंज करेंगे तो 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 और 3 के नीचे 1, तो ये दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे। और वो हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो फंक्शन f x से x तक था, तो इन्वर्स जो है वो भी x से x तक ही होगा। जैसे अगर x से y तक हो तो फिर इन्वर्स जो है वो y से x तक होगा। तो इन जनरल हम अगर इन्वर्स की बात करें तो हमारे पास जो अल्फ़ा का इन्वर्स होगा वो बराबर होगा क्योंकि अल्फ़ा बराबर था अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि ये रो और ये रो दोनों सेम है। हमने इन दो रोज़ को कंबाइन करना है, वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये अल्फ़ा का इन्वर्स है। अब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, क्लोज भी है, इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी भी है। तो इसका मतलब ये है एस एन जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि S हमारे पास कोई भी X कोई भी सेट है या A, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। A में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। 3 एलिमेंट्स हैं तो हम टोटल S3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6। एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन है, इसके अलावा हम परमुटेशंस फाइंड करते हैं। एक का नाम हम अल्फ़ा रखते हैं, 1 2 एंड 3 और 2 3 एंड 1, ये भी एक परमुटेशन है। अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 भी हम एक परमुटेशन, अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 से हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि अल्फ़ा को हमने अल्फ़ा के साथ कंपोज किया तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आया, जो कि 3 1 और 2 है। एक परमुटेशन का नाम हम बीटा रख देते हैं। अब हम अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को कंपोज करेंगे तो हमारे पास एक परमुटेशन बन जाएगी
और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा को कंपोज करेंगे तो ये भी हमारे पास एक परमुटेशन है। अब इन 6 परमुटेशंस की कलेक्शन जो S3 है ये हमारे पास एक ग्रुप है। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा, और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर हम अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ कंपोज करें। अल्फ़ा स्क्वायर 1 जो है 1 यहाँ पर भी अल्फ़ा होगा 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3 2 3 1 कंपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 1 गोज़ टू 2 है और 2 गोज़ टू 3 है, 2 गोज़ टू 3 है और 3 गोज़ टू 1 है, 3 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 2 जो कि अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 ही है। सिमिलरली हम अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 जो कि स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप है। अगर हम S4 की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट्स आएंगे और A में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, और एक K4 लाइन 4 ग्रुप का हमें पता है E A B और A B, ये हमारे पास उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें आइडेंटिटी परमुटेशन ये K4 जो है वो S4 का सब ग्रुप है। A जो है A परमुटेशन इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 जो है वो 2 पर मैप हुआ, 2 जो है 1 पर, 3 जो है वो 4 पर और 4 जो है वो 3 पर मैप होगा। और B जो परमुटेशन है 1 2, और जो A इंटू B इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो भी एक परमुटेशन है 1 2 3 4। 1 गोज़ टू 2 है तो हमारे पास 2 गोज़ टू 4 है, 2 गोज़ टू 1 है, 1 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 4 था तो 4 गोज़ टू 2 था, 4 गोज़ टू 3 है तो 3 गोज़ टू 1। तो ये हमारे पास ये भी एक ग्रुप है और जो कि क्लाइन 4 ग्रुप जिसे हम V4 भी कहते हैं, और S4 का ये हमारे पास सब ग्रुप है। अगर हम n ग्रेटर देन 3 लें तो Sn के पास एक सिमेट्रिक ग्रुप होगा, सब ग्रुप Sn-1 ऑर्डर का, और हमारे पास वो एक नॉन अबिलियन ही होगा क्योंकि Sn फॉर n ग्रेटर देन 3, तो Sn-1 जो है वो सब ग्रुप है Sn का। जैसे S4 की बात करें तो S3 जो है वो S4 का सब ग्रुप है, S3 जो है वो S4 का सब ग्रुप है और ये नॉन अबिलियन है।